नमो नमः। सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत व्याकरण के कालांश में संस्कृत वर्णमाला से व्याकरण को प्रारंभ करेंगे। ये आपको किसी भी कक्षा में लाभदायक होगा। कक्षा 8 के लिए बच्चे हों, 9 के लिए हों, 10 के लिए हों, 11वीं 12वीं, यहाँ तक कि 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे भी अगर इसको सुनते हैं तो सबके लिए ये लाभदायक होगा। क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला से प्रारंभ कर रहे हैं। वर्ण यानी शब्द से पहले जो इकाई होती है वहाँ से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं। स्वर वर्ण यानी आप जानते हैं आ से मतलब है, व्यंजन का मतलब है क ख से। स्वरों की संख्या मानक के अनुसार संस्कृत में 13 होती है। इसमें अ आ इ ई उ री री लृ ए ऐ ओ औ। यहाँ पर जो आपको नई चीज लग रही होगी, ह्रस्व री के बाद दीर्घ री और लृ। आपको लग रहा होगा कि अंग अह यहाँ पर नहीं है, तो वो स्वरों से अलग उनको रखा जाता है। संयुक्त वर्ण है वह, इसलिए स्वर नहीं है। स्वर स्वतंत्र होते हैं। ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। जैसे कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों के बिना वह अधूरे हैं, लेकिन स्वर अपने आप में पूर्ण हैं। अब यहाँ पर व्यंजन की चर्चा हम कर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत गहराई से मैं आपको इतना नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि हमें समय की अवधि का ध्यान रखना है। आप बड़े बच्चे हैं, समझ जा रहे होंगे। व्यंजन, इनकी संख्या 33 होती है। ऊपर मैंने लिखा है कु चू टू तू पू। कु चू टू तू पू से आपको म तक के व्यंजन याद हो जाते हैं। कभी कभी आपका क्रम बिगड़ जाता है। तो कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग, पू का मतलब प वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होंगे। कु में कौन कौन होंगे? क ख ग घ ङ। च वर्ग में च छ ज झ य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब भ म। ये प्रत्येक वर्ण में 5 हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 हैं। तो ये 5 वर्ग हैं, तो 5 गुणा 5 25 हो गया। अब इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न बन जाता है, स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? तो स्पर्श वर्ण कहां से कहां तक हो गए? क से लेकर के म तक, यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग, जितने पांचों के 5 जो वर्ग हैं वो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। उनका स्थान क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा नंबर है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? जो इसमें 4 होंगे। अभी तक 5-5 के बन रहे थे वर्ग, अब ये वर्ग न होकर के केवल 4 वर्ण होंगे इसमें, य र ल व। इसमें हलंत करना छूट गया है ल व में, इसको भी हलंत आप मानेंगे। य र ल व, ये 4 हो गए। अब उसके बाद आता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में क्या है? देखो, ऊष्म ने ऊष्मा, गर्मी निकल रही है, तो बोलने में बड़ा जोर लगेगा। श, जी पूरी मुड़ जाएगी। और श, स, ह, ये 4 वर्ण आते हैं। तो 25 और 4 29, 29 में आप 4 जोड़ेंगे 33 हो जाएंगे। और यहां पर जो
नासिक वर्ण हैं, ऊष्म वर्ण के बाद चौथा नंबर, वो वर्ण के जो अंतिम अक्षर हैं, क का अंग, चौर का य, टवर का ण, तवर का न, पवर का म, ये य ङ य ण न म नासिका का उच्चारण हो रहा है, नासिका से इनकी ध्वनि निकल रही है, तो ये नासिक के वर्ण है। एक बात और आप समझ लीजिए, इसी के साथ काम की है, वो ये है कि जब हम स स स, आपको उच्चारण में ध्वनि अलग अलग लग रही होगी, श स स, तो अक्सर हमारा क्या होता है कि हम केवल जो अंतिम स है इसी का ही प्रयोग करते हैं। अब इसको हम जान भी लेते हैं। सबसे पहले जो वर्ण है श, ये बोलते समय हमारी जीभ पूरी मुड़ जाएगी, तब जैसे श्याम, अब श्याम बोलेंगे तो श्याम उच्चारण गलत हो जाएगा उसका, श्याम। अब जैसे वर्षा, वर्षा, अब अंतिम जो है स, वो दंती स है, उसको बोलने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता है, जैसे सुंदर, सरिता, सीता, हम अक्सर इसी का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें तीनों का नाम भी जानना चाहिए। जिसमें सबसे ज़्यादा जीभ मुड़ रही है उसको हम कहेंगे तालव्य श, जिसमें कम जीभ मुड़ती है मूर्धन्य श, और जिसमें जीभ बिल्कुल नहीं मुड़ती है वह है दंत्य श। इस प्रकार से ये 33 वर्णों वाली जो व्यंजनों की माला है ये आपने जानी। अब यहाँ पर समयाभाव के कारण आपके पास वीडियो लंबी हो जाएगी, खुलने में दिक्कत होती है, ऐसा सुनने में आ रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। दूसरी वीडियो इसके बाद हम आपको दे रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।